Good morning, students. Today's thought: every single task is easy, just get the sound from inside. अर्थात हर काम आसान है, केवल अंदर से आवाज़ आनी चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में हैं। आप लोगों के लिए पढ़ाई से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। तो पढ़ाई चाहे वो जो भी चैप्टर हो, जो भी विषय हो, उसको अगर आप एक बार, दो बार, तीन बार दोहराते हैं और उस चैप्टर को खुद रीडिंग करते हैं तो आपको वह चैप्टर कभी भी हार्ड नहीं लगेगा। फिर इतने आसान तरीके से टीचर्स आपको उस चैप्टर के बारे में समझाती हैं। अभी इस समय आप लोग वीडियो के द्वारा पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द आप लोग क्लास में भी पढ़ेंगे और इसके पहले भी आप लोग क्लास में पढ़ते थे। तब भी आप लोगों को बहुत अच्छे से चैप्टर समझाया जाता था, अभी भी समझाया जा रहा है। तो दोनों स्थिति में कहने का तात्पर्य यह है कि आप लोग अगर दिखाए गए, बताए गए रास्ते पे खुद नहीं चलेंगे तो आप लोग को वह कार्य करने में आसानी नहीं मिलेगी। उस कार्य को करने के लिए, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए आपको स्वयं उस रास्ते पर चलना है। यानी कि उस चैप्टर को, उस सब्जेक्ट को, जिस भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होती है उस सब्जेक्ट को आपको खुद दोहराना है। ओके, आज का कोड है MPS 69। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी सेकंड। हिंदी सेकंड में मैं आप लोगों को निबंध लिखना बताऊंगी। निबंध शब्द का अर्थ क्या होता है? निबंध शब्द का अर्थ होता है बंधा हुआ। यानी कि हम जिस विषय में निबंध लिखते हैं वह एक पैराग्राफ, एक अनुच्छेद दूसरे अनुच्छेद से जॉइंट रहता है। मतलब अगर हम एक पहले अनुच्छेद में किसी के विषय में लिख रहे हैं तो दूसरे अनुच्छेद में यानी दूसरे पैराग्राफ में भी हम उन्हीं के विषय में लिखेंगे, अपने टॉपिक को चेंज नहीं करेंगे। और संबंधित एक पैराग्राफ से दूसरा पैराग्राफ का संबंध होना चाहिए, इसे ही कहते हैं निबंध। निबंध की भाषा जो होती है बच्चों, वह बिल्कुल सरल होनी चाहिए। सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। हम क्या कहना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किताब की भाषा को लर्न करके ही लिखें। अगर हमें टॉपिक बता दी गई है तो उस टॉपिक पर थोड़ी देर हम पहले चिंतन करेंगे कि हम उस टॉपिक पे क्या क्या लिख सकते हैं और उस टॉपिक पे क्या क्या होना चाहिए, उस टॉपिक में, उस विषय से हमें क्या लाभ है और हमें क्या हानि है। इन सब चीज़ की जानकारी थोड़ी देर बैठकर, अगर लगे तो आंख बंद करके मनन चिंतन कर लेना चाहिए, तभी उस विषय पर, टॉपिक पर निबंध लिखना चाहिए। खासकर आप लोग जब एग्ज़ाम में निबंध लिखते हैं तो आप लोग को एक दो टॉपिक दे दी जाती है कि आप लोग उसमें चूज़ करके लिखिए। आप टॉपिक को पढ़िए और जिस टॉपिक पे आपको लगता है कि हम इस टॉपिक पर पूरा निबंध बहुत अच्छी तरीके से लिख सकते हैं, इसकी रूपरेखा, उपसंहार से लेकर के और भी जो भी इसके विषय में जो कुछ हम जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उस निबंध का समापन कैसे कर सकते हैं, उस निबंध का प्रारंभ कैसे कर सकते हैं, इस सब विषय में हम अच्छे तरीके से जानते हैं, तभी उस टॉपिक के निबंध को लिखिए। ऐसे निबंध लिखना कोई कठिन कार्य नहीं होता है। पहले मैंने बताया कि इसकी भाषा जो होती है वह सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए और प्रभावशील होनी चाहिए। यानी कि पढ़ने वाले के मन में इसकी कुछ प्रभाव पड़ने चाहिए कि जो हमारा निबंध पढ़ रहा है उसके मन में भी इस निबंध को लेकर कुछ प्रभाव पड़नी चाहिए। उन्हें भी लगे कि हाँ, बच्चे ने कुछ पढ़ा है, तभी इस निबंध को इस तरीके से उसने लिखा है। उसके बाद एक बात को हमें बार बार रिपीट नहीं करनी चाहिए। जैसे पैराग्राफ 1 पर अगर हम उस टॉपिक पे लिख रहे हैं तो उसी चीज़ को हम दूसरे, तीसरे, चौथे पैराग्राफ में बार बार उसी चीज़ को, टॉपिक पर ही रहे लेकिन उसी चीज़ को हम बार बार निबंध में प्रयोग नहीं कर सकते। उससे पढ़ने वाला यही जानता है कि इसे उसकी जानकारी नहीं है, सिर्फ या
कॉपी भरने के लिए ही बैठा है। उसके विषय में, किसी भी टॉपिक के विषय में, जिस विषय में आप निबंध लिख रहे हैं उसके विषय में पूरा संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए। भाषा की शुद्धता पर विशेष ध्यान देनी चाहिए। कभी कभी जब आप लोग निबंध लिखते हैं तो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं, तब भाषा आप लोग की गलत हो जाती है। तो भाषा की शुद्धता को, भाषा की गरिमा को ध्यान में रखते हुए ही निबंध लिखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम निबंध लिख रहे हैं तो कुछ महान व्यक्तित्व, जो हमारे महान महापुरुष हैं, उनकी भी कुछ पंक्तियों को उसमें डालना चाहिए, उनके कथनों को डालना चाहिए कि उस टॉपिक पे उन्होंने, इस विषय पे उन्होंने क्या कहा था। तो महान व्यक्तित्व के कथनों को भी अपने निबंध में डालना चाहिए। निबंध जो होता है, एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ का टच होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ये नहीं कि सपोज़ हम दीपावली पर निबंध लिख रहे हैं, ऊपर तक हमने दीपावली लिखा और फिर नीचे हम कोई भी त्यौहार के बारे में लिखने लगे। नहीं, अगर हम दीपावली के विषय में निबंध लिखने बैठे हैं तो हमारा शुरू से लेके अंत तक जो भी कुछ लिखना है वह दीपावली के विषय में ही होनी चाहिए। कैसे उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, क्या क्या उससे लाभ है, क्या उससे हानि है, क्या हम लोग कैसे, क्यों पूजा करते हैं, उससे क्या लाभ है, किस दिन पूजा करते हैं, क्यों करते हैं, इस दिन क्या हुआ था। इस सारे विषयों को ध्यान में रखते हुए हमें उस, मान लीजिए अगर दीपावली के विषय में लिख रहे हैं तो हमें इतनी जानकारी उस विषय पर होनी चाहिए। उसके बाद निबंध का जब समापन, यानी हम लोग जब निबंध को अंत करते हैं तो वह भी आरंभ की तरह, जिस तरह आरंभ में हम प्रभावशाली शब्द डालते हैं, उसी तरह हमें निबंध में अंत में भी कुछ प्रभावशाली शब्दों को डालना है, कुछ महापुरुषों के वैसे कथनों को भी डालना है। जैसे सुनने में निबंध, जब हम लोग निबंध पढ़ें तो निबंध में एक आकर्षक भाव लगे। जब भी समापन करें, यानी समापन यानी जब भी हम निबंध का अंत करें तो कुछ ऐसी पंक्तियों के साथ में करें कि निबंध सुनने में अच्छा लगे या पढ़ने में अच्छा लगे। तो ये सब सारी बातें हो गई बच्चों, निबंध हम कैसे लिखते हैं, निबंध में क्या क्या होना चाहिए। जिस तरह मैंने आप लोगों को पत्र कैसे लिखा जाता है इस विषय में बताया था, तो उसी तरह मैंने आप लोगों को बताया कि निबंध में क्या क्या चीज़ का होना आवश्यक है। पहली बात फिर से मैं रिपीट करती हूँ, आप लोग को अच्छे से सुन लीजिए। टॉपिक चाहे जो भी हो निबंध में, चाहे वह प्रदूषण के विषय में हो, स्वच्छता अभियान के विषय में हो, या खेल कूद में जीवन का क्या महत्व है इसके विषय में हो, या दीपावली हो, होली हो, महापुरुषों की जीवन गाथा हो, किसी भी टॉपिक पर निबंध हो, अगर हम इन सब नियमों को फॉलो करेंगे तो हमें ऑटोमेटिक निबंध लिखने में आसानी हो जाएगी। इस सब चीज़ों, कभी भी बस पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया, नहीं। जिस टॉपिक पे आपको निबंध लिखना है, भले ही 5 मिनट देकर, 2 मिनट देकर आंख बंद करके उसके बारे में सोचिए कि हमें कौन कौन सी पंक्ति को लिखना चाहिए, जिससे कम भाषा में, कम शब्दों में हमारा निबंध पढ़ने वाले के मन में इतना आकर्षक भाव लाए कि हमारा निबंध सबसे अच्छा हो, पढ़ने वाला यह जान जाए कि इसने बहुत अच्छे से इसके बारे में नॉलेज किया है। सपोज़ कभी कभी ऐसा होता है कि आप लोग पेपर जब लिखते हैं, पेपर लिखने के बाद, ठीक है, जब सारा पेपर कंप्लीट कर लेते हैं तब आप लोग पत्र और निबंध लिखते हैं, है ना। पत्र भी लिख लिए और निबंध बिल्कुल लास्ट में लिखते हैं जब बिल्कुल समय आपके पास नहीं रहता है। तो ये गलती तो मत किया कीजिए। पहली बात, कुछ समय हाथ में लेकर तब निबंध लिखा कीजिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग लिखते लिखते हम लोगों के अंदर अच्छे अच्छे भाव आते हैं और वह पेपर सबमिट करने के बाद हम लोग सोचते हैं कि अरे इसको नहीं लिखा, उसको नहीं लिखा।
इसलिए थोड़ी देर मनन चिंतन करने के बाद उस टॉपिक को शुरू कीजिए। उस टॉपिक को शुरू करने के बाद में कुछ समय लीजिए और अच्छे अच्छे शब्दों का, सरल शब्दों का, प्रभावशाली शब्दों का ही प्रयोग कीजिए। इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, कम समय में बहुत अच्छा निबंध लिखेंगे और उस निबंध को पढ़कर जो आपके कॉपी चेक करने वाले मैम होंगे या सर होंगे, जो भी होंगे, उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा कि वो ये जान जाएंगे कि आप ज़रूर इस विषय में बहुत कुछ नॉलेज रखे हैं, लेकिन समय कम होने के कारण आप निबंध पूरा नहीं लिख पाए हैं। तब भी आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लेकिन निबंध में कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा आपको उस विषय में, उस विषय की जानकारी आपको पूरी होनी चाहिए कि आप उसको आकर्षक भाव से लिख सकें। ओके। जिस तरह इसके पहले मैंने कहा कि किसी भी निबंध को लिखने के लिए हमें पहले 2 पंक्ति लिखनी चाहिए। उन 2 पंक्तियों में बहुत आकर्षक भाव होता है, हमारे निबंध का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, हमारे निबंध पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है उन पंक्तियों का। ठीक है। जिस तरीके से आज का हमारा निबंध है, जीवन में खेलों का महत्व। हमारे जीवन में खेल बहुत ही ज़रूरी है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि सारा दिन घर पर रहते हैं और खेलने नहीं जाते हैं। फ़िलहाल इस समय तो कोरोना का समय है, बाहर बहुत ज़्यादा जाना भी नहीं चाहिए, आवश्यक कार्य के लिए ही जाना चाहिए। लेकिन हम लोग घर में भी रहकर कुछ ऐसे शारीरिक खेल खेल सकते हैं कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहे और हम कुछ आनंदित भी हो जाएं। ठीक है। तो हमारे जीवन में खेलों का महत्व, यह समय बहुत दिन तक तो चलेगा नहीं, कभी तो कोरोना अपने घर जाएगा, फिर हम लोग अपने घर से बाहर निकलेंगे, तब तो हम खेलेंगे। ये हर समय के लिए है, सिर्फ कोरोना के समय के लिए नहीं है। जीवन में खेलों का महत्व बहुत ही आवश्यक है। अब टॉपिक हमने डाल दिया। अब कोई भी निबंध लिखने से पहले हमें 2 पंक्ति उसके विषय में लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, खेल कूद है स्वास्थ्य का मूल, इसमें भाग लेकर जीवन बनाओ अनुकूल। इस पंक्ति को लिखने के बाद में इस तरीके के आप लोग कुछ भी, कोई भी कोटेशन डाल सकते हैं इस टॉपिक के आधार पर। ओके। उसके बाद आप लोग निबंध लिखना प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे मैं निबंध पढ़ के बता रही हूँ। स्वस्थ शरीर प्रकृति का मूल वरदान है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। जीवन में यदि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है तो खेलों से शरीर का, है ना। जिस तरह हम लोग आप लोग को कहते हैं या मम्मी लोग कहती हैं कि पढ़ो पढ़ो, तो पढ़ने से क्या होता है, हमारी बुद्धि का विकास होता है, लेकिन खेल से हमारे शरीर का विकास होता है। जिस तरह हमारे शरीर का विकास होना ज़रूरी है, उसी तरह हमारी बुद्धि का भी विकास होना ज़रूरी है। दोनों का विकास होगा तभी एक संपूर्ण मानव का विकास होगा। हमारे जीवन में खेलों का बहुत अधिक महत्व है। खेलों से स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त किया जा सकता है। खेलने से हमारे शरीर में स्फूर्ति और ताजगी आती है। यह एक प्रकार का व्यायाम है जो हमारे शरीर को मजबूत और सुगठित बनाता है। तो खेल भी एक प्रकार का व्यायाम है। जिस तरह हम सुबह उठकर व्यायाम करते हैं, उस तरह हमें सारा दिन में कुछ समय अपना खेलों के लिए भी निकालना चाहिए। उन समय में हम सिर्फ शारीरिक रूप से खेलें और हमारे शरीर में जो व्यायाम का भी कार्य कर सके। खेल 2 प्रकार के होते हैं, खुले मैदान में खेले जाने वाले खेल और घर के अंदर खेले जाने वाले खेल। घर के अंदर खुले मैदान में, घर के बाहर खुले मैदान में फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, बास्केटबॉल आदि अनेक प्रकार के खेल खेले जा सकते हैं। घर के भीतर खेले जाने वाले खेलों में शतरंज, कैरम बोर्ड, लूडो, सांप सीढ़ी आदि कई प्रकार के खेल हैं। इसमें बताया गया बच्चों
कि खेल दो प्रकार के होते हैं, एक घर के बाहर खेलना और एक घर के अंदर खेलना। अंदर खेलने वाले खेलों के नाम बताए गए हैं और बाहर खेलने वालों खेलों के नाम भी बताए गए हैं। कैरम, शतरंज, लूडो जैसे खेलों से जहां हमारा मानसिक विकास होता है, वहीं क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी आदि से हमारा शारीरिक विकास होता है। क्योंकि लूडो, शतरंज, कैरम बोर्ड इन सब से हम दिमाग से खेलते हैं कि कौन सी गोटी कब आ रही है, कब हमें इसे काटना है और कब अपनी गोटी को बचाना है। इसमें हमारी बुद्धि काम कर रही है और एक ही जगह हम बैठे हैं, हम कहीं घूम के टहल के तो खेल नहीं रहे हैं। इससे हमारा मानसिक विकास और हमारा शारीरिक विकास कब होगा, जब हम क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल इस तरह के, हॉकी इस तरह के खेल खेलेंगे। वो उस समय हम एक जगह पर नहीं रहते, हम कभी इधर रहते तो कभी उधर रहते हैं। इस तरह से हमारे शरीर का व्यायाम भी होते जाता है और खेल भी होते जाता है। ओके, हमें पढ़ने के साथ साथ खेलने का समय अवश्य निकालना चाहिए। लगातार पढ़ने से दिमाग और मन दोनों ही थक जाते हैं, इसलिए विश्राम करने के लिए तथा तरोताज़ा होने के लिए भी खेलना अत्यंत ही आवश्यक है। अतः जीवन में खेलों के महत्व को स्वीकार कर इनका लाभ उठाना चाहिए। अब इसके बाद इसका कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिस तरह हम पढ़ते हैं अपने दिमाग के लिए, हम अपने दिमाग की वृद्धि के कारण पढ़ते हैं, उस तरह शरीर के विकास के लिए हमें खेल खेलना भी बहुत ज़रूरी है। जब दोनों चीज़ हमारे स्वस्थ रहेंगे तभी हमें मन भी लगेगा। लेकिन आजकल क्या होता है, जब बच्चे थोड़ा पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो थोड़ी देर टीवी चला लेते हैं या तो मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, मोबाइल में गेम खेलने लगते हैं। नहीं, ये कार्य आप लोग मत किया कीजिए, इससे आपके शरीर का विकास नहीं होगा, आप एक स्वस्थ बच्चे नहीं होंगे। इसलिए मोबाइल और टीवी को छोड़कर बाहर निकलिए और बाहर शारीरिक रूप से खेलिए, जिससे आपका व्यायाम भी होगा और आपका शरीर भी स्वस्थ होगा। इसके बाद भी आप, जब आपका निबंध पूरा हो जाए तब भी आप 2 पंक्ति लिख सकते हैं, वह भी निबंध को बहुत आकर्षक बनाता है। जैसे खेलने कूदने का लो संकल्प, स्वस्थ रहने का यही है विकल्प। यानी कि हम लोग आज से हम लोग यह संकल्प लेते हैं कि सिर्फ हमें पढ़ना नहीं है और हमें पढ़ाई के साथ में खेलना कूदना भी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ का हम आज से संकल्प लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों कोई भी टॉपिक हो, जैसे आपका प्यारा मित्र, दीपावली, होली, किसी भी नेता के बारे में, किसी भी टॉपिक के, स्वच्छता अभियान और कुछ भी, चाहे विज्ञान वरदान है, अभिशाप है, कोई भी टॉपिक हो, आप लोग ऐसे ही सरल, देखिए इस निबंध में कितने सरल भाषा का प्रयोग किया गया है और आपका निबंध भी पूरा हो गया और कितने सरल भाषा में इसको लिखा गया है। कोई इसमें स्पेलिंग भी गलत हार्ड नहीं है जो आप ना लिख पाएँ। आप अपनी ही भाषा में, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को लर्न करके लिखें, आप अपनी कोई भी भाषा में, लेकिन भाषा अच्छी होनी चाहिए। मैंने कहा ना, सरल, सुंदर और प्रभावशील, मतलब पढ़ने वाले के मन में उसका कुछ प्रभाव पड़े, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे भाषा का प्रयोग करके ही आप लोग अपने निबंध को विराम देंगे। यानी कि इस तरह का ही आप लोग जब इस तरह के का भाषा लिखेंगे तभी आपका निबंध बहुत अच्छा होगा और तभी आप लोग अपने निबंध को पूरा करेंगे। ओके, कहने का मतलब ये है कि, और मुझे आशा भी ये है कि मेरे इतने समझाने के बाद में आप लोग निबंध लिखना जान गए होंगे। ठीक है, तो यह मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि चाहे वह कोई भी टॉपिक हो, टॉपिक को पढ़िए, थोड़ी देर मनन चिंतन करिए, यानी कि उस टॉपिक पर थोड़ी देर सोचिए और आप निबंध लिखिए। ठीक है, तो आप लोग का काम ये है कि आप ये निबंध कॉपी में राइट करेंगे। ओके, जीवन में खेलों का महत्व, इन पंक्तियों को भी लिखिएगा। ये देखिए,
पंक्ति में दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। ओके, और अंतिम की भी पंक्ति में दिखाती हूँ। ये देखिए अंतिम वाली पंक्ति है, ठीक है। जब आपका पूरा निबंध ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पर तो जगह नहीं इसलिए मैंने यहाँ लिखा। यहाँ ख़त्म हो जाने के बाद में आप ये 2 पंक्ति बीच में ऐसे करके लिख सकते हैं। ओके, उसी तरह यह निबंध यहाँ पर शुरू होने के पहले आपने टॉपिक डाला, टॉपिक के बाद में आप 2 पंक्ति में इस तरह से ये 2 कोटेशन 2 पंक्ति लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से निबंध लिख सकते हैं। ओके, मुझे आशा है कि मैंने जैसे समझाया है आप लोगों को, उस तरीके से आप लोग इसको फॉलो करेंगे और अपने निबंध को पूरा करेंगे। ओके, जीवन में खेलों का महत्व, यह निबंध आप लोग कॉपी में राइट करेंगे। अच्छा बच्चों, धन्यवाद बच्चों। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और खेलते भी रहिए।